हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशा आई एस माई सेल्फ मिल्सी। एंड इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का। तो एज़ पर लेटेस्ट एनसीईआरटी वाला सिलेबस ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, किसी ने ओल्ड वाली पढ़ रखी होगी जो जो पुराना सिलेबस था, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था। चैप्टर नंबर 2 था इंडो चाइना वाला चैप्टर, जो अभी एनसीईआरटी ने हटा दिया है, सो हम वो नहीं करेंगे। ओके, बात करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जो कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इस वाले मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। सबके अपने अपने स्पेसिफिक एस्पिरेशन थे, और जो गांधी जी ने जो कॉल दी स्वराज की, उसके लिए सब ने रिस्पॉन्ड करा। ठीक है, सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे दैट टाइम, उन सब में। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं सोसाइटी के, फॉर एग्ज़ाम्पल पीजेंट्स हैं, या फिर आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल पीजेंट के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा? उनके जितने भी कर्जे वर्जे हैं उन सबको माफ़ कर दो, उनकी ज़मीन उनको वापस कर दो। ठीक है, ये वाला मतलब था। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे मैंने जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा रही थी 9th क्लास की, आई थिंक 10th में ही था वो फ्रेंच वाला चैप्टर जो था फर्स्ट वाला, उसमें था ना लिबरलिज्म का मतलब सबके लिए अलग अलग था। तो वही सीन चल रहा था यहाँ पे भी। तो सबने अलग अलग मतलब निकाला, डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मतलब होता था उसका, बट कोई बात नहीं। फिर भी उसके बाद भी लोग एक साथ आए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे जो टाउन्स में मूवमेंट है ना, वो कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जो सिटीज़ में जो शहर में रहते थे ना, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनके पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट हुआ। बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे, मतलब जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वो जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उन सबको बॉयकॉट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। जो हेड मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। जो लॉयर्स थे, उन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिसेस को बॉयकॉट कर दिया। जो काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो मतलब अलग अलग जगह पे लोगों ने वहाँ पे जाना तो बंद कर दिया काउंसिल वाले इलेक्शन में। लेकिन जो मद्रास, जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, वो रूल कर रही थी, तो उनको ये लगा कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको मतलब जाने देना चाहिए काउंसिल इलेक्शन। ऐसा नहीं था कुछ, मतलब देखो क्या था, जो मद्रास में ना जो जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ठीक है, तो इन लोग को ऐसा लगा कि काउंसिल में एंट्री करने का जो मौका है वही एक मौका है, और वही एक तरीका है कि हमें कुछ पावर्स मिल सकती हैं जो पहले के टाइम पे ब्राह्मण्स को मिला करती थी। तो इस वजह से मद्रास में ये बॉयकॉट नहीं करा गया इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। बट जो नॉन कोऑपरेशन के इफेक्ट थे, अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स थे वो बॉयकॉट कर दिए। मतलब अब जो बाहर से आ रहा है जो भी सामान, वो कोई यूज़ नहीं करेगा। देन अगेन जो लिक्वर शॉप्स हैं वो पिकेट करे गए। ठीक है, पिकेटेड मतलब कुछ चीज़ पिकेट करना एक डेमोन्स्ट्रेशन का ही फॉर्म होता है, या मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में जो फॉरेन क्लोथ हैं उन सब में आग वाग लगा दिया गया। जो शॉप्स हैं उसमें भी आग वाग लगा दिया गया। जो इम्पोर्ट हैं फॉरेन क्लोथ का, वो 1921 और 1922 वाला जो टाइम पीरियड था, उसके बीच में जो क्लोथ का जो इम्पोर्ट है फॉरेन क्लोथ का, वो आधा आधा से भी कम हो गया था। उसकी वैल्यू गिर रही थी, 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गई थी। बहुत सारे जगह पे जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि वो अब फॉरेन गुड्स में, या फिर जो फाइनेंस जो फॉरेन ट्रेड है उसमें वो पार्टिसिपेट, या फिर आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी इस टाइम पीरियड में। आप देखोगे फिर जैसे ही बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता है, वो फैलता है, तो जो लोग हैं ना वो जो इम्पोर्टेड क्लोथ हैं उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बस इंडियन कपड़े पहनते हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल में प्रोड्यूस होती है वो। जो अब देखो इंडियन टेक्सटाइल जो है, वहाँ पे जो कपड़े हो रहे हैं, अगर वो लोग वो कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया की, वो भी तो ग्रो करेगी ना। तो यही हो रहा था वहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये थी ना, ये जो मूवमेंट था सिटीज़ में, वो अचानक से धीमा पड़ने लगा। क्यों? रीजंस थे इसके। जो खादी का जो क्लोथ हुआ करता था ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज़ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो तो ख़राब हो ही रखी थी, तो ऐसा थोड़ी था कि ब्रिटिशर्स की ख़राब होगी, अगर उनकी ख़राब होगी तो वो हमारी और ख़राब करेंगे। तो हमारी कितनी भी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करे, कुछ भी करे, उनको उनसे तो मतलब था नहीं। अगर उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो वो हमसे टैक्सेस लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये मूवमेंट स्लो इसलिए भी पड़ने लगा। और देन अगेन जो खादी वाला क्लोथ था वो थोड़ा सा महंगा हुआ करता था। क्यों महंगा हुआ करता था? क्योंकि देखो मतलब वो इतना ज़्यादा महंगा हुआ करता था कि जो पुअर पीपल थे
ठीक है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो कब तक ही इस सारे जो फॉरेन क्लोथ है उनको वो अवॉइड करते, उनको बॉयकॉट करते। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम थी कि अगर आप ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो आपके पास अपना कुछ खुद का इंडियन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे। आपके पास अपना कुछ का खुद का तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको भी अवॉइड कर दो, इसको भी, आपके पास खुद का भी कुछ है नहीं, तो आप कहाँ के रहोगे, ना इधर के ना उधर के। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई ब्रिटिशर्स की जितनी भी मशीनरी थी उसको रिप्लेस करने में, और फिर इन सब वजह से जितने भी ये प्रोसेस थी वो सब स्लो होते गए। जो स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे वो स्टार्ट कर दिए वापस जाना गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया अपने कामों को, जो गवर्नमेंट कोर्सेज जो कोर्स थे उसमें। अभी बात करते हैं कंट्री साइड में रिबेलियन कैसे स्प्रेड हुआ। यहाँ पे हम 2-3 मूवमेंट के बारे में जानेंगे। एक अवध में हुआ था और एक आंध्र प्रदेश में हुआ था और अभी एक असम में भी हुआ था, हम इस बारे में जानेंगे। सिटी से लेकर के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कंट्री, जस्ट अ मिनट, हाँ, वो कंट्री साइड में मतलब गांव वाले इलाके में वो स्प्रेड होता है। ठीक है, वहाँ पे जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स होते हैं ना, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में वो अभी डेवलप कर रहे थे इन रिसेंट ईयर आफ्टर द वॉर, उनमें ये डेवलप होता है। क्या हुआ, एक हम केस देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, नॉट पीजेंट्स, पीजेंट्स, ओके, दिस इज़ पीजेंट्स, किसान। अवध का केस हम लोग देख लेते हैं। अवध में क्या हुआ था, देखो, पीजेंट्स थे, एक कम्युनिटी थी पीजेंट की, उनको लीड कर रहे थे कौन, बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे जो कि पहले वो फिजी में जा चुके थे इंडेंजर्ड लेबर के तौर पे। ठीक है, पहले ये भी ऐसे इंडेंजर्ड लेबर के तौर पे काम किया करते थे फिजी में, अभी एक सन्यासी हो चुके थे। ये वाला जो मूवमेंट था ना वो किसके अगेंस्ट में था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में था। क्यों, क्योंकि वो पीजेंट्स थे ना, हाई टैक्सेस लेते थे। जो रूम रेंट होता था या फिर जो किसी चीज़ का जो टैक्स होता था, टैक्स तो लेते ही थे, उस पर वो सेस चार्ज लगा के लेते थे। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे उनको बेगार करना पड़ता था, मतलब उनको फोर्सफुली काम करवाया जाता था, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते थे नहीं कि वो जाके उनको टैक्स पे कर दें। ठीक है, अब जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो ऑब्वियस सी बात है उनको कहीं और जाके काम तो करना पड़ेगा ना। ये वाला सीन था वहाँ। और बेगार का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा लेबर जो विलेजर्स को फोर्स किया जाता था कि वो जाके काम करें, बट उनको पेमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। क्यों पेमेंट नहीं दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने टैक्सेस लगा रखे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने का, तो आप हमारे लैंड पे आकर के मजदूरी करो, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि अगर पैसे नहीं है तो आप आके यहाँ पे करो काम, उसके आपको पेमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला सीन था वहाँ पे ऐसा कुछ। तो जैसे ही टेनेंट्स को लगा, टेनेंट्स के पास ना कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी कि वो कब तक काम करेंगे कब तक नहीं करेंगे। पहले से उनके पास खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था, बट हाँ ऐसा भी नहीं था कि बहुत कुछ था। ठीक है, नॉर्मल से भी बद से बदतर ज़िंदगी चल रही थी इन लोगों की। तो और सिंपल सी बात है, अगर आपने टैक्स वगैरह नहीं दिया है, आपकी जो ज़मीनें हैं वो भी ले ली जाएंगी, आपसे बेकार भी करवाया जाएगा, और वो ज़मीनें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका कोई अभी मतलब सेंस नहीं है, इसका कोई भी आप बोल सकते हो वो लोग नहीं देते थे वापस। तो जो पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि वो जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जो ये बेगार मजदूरी ये लोग करवा रहे हैं उसको एबॉलिश करा जाए, और जो ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड है उनका सोशली हम लोग उनको बॉयकॉट कर दें। ये थी डिमांड वहाँ की। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस पे नाए धोबी बंद लगाए गए, बांध और बंद, वटेवर जो भी आपको बोलना है बोलो। इसका क्या मतलब था, देखो, जो लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, जो रिच पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग, अब ऑब्वियस सी बात है, पैसे हैं, अपना काम खुद से तो करेंगे है नहीं, तो वो इन लोगों ने क्या किया ना कि हम हर तरीके से इनको बॉयकॉट करेंगे। तो एक नाए धोबी बांध करके एक चला मूवमेंट। कहने का मतलब कि जो भी बार बार आप अगर विलेज में गए होगे ना, तो जो शेविंग करते हैं, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, उनको लोग नाई बोलते हैं, और धोबी ऑफ कोर्स वॉशरमैन, तो इनको ये लोग अपने कपड़े वपड़े दिया करते थे धुलने को। तो ऑब्वियसली बात है उनसे भी टैक्सेस लिया करते थे ये लोग। तो इन्होंने ये करा कि आप लोग भी इनका काम मत कीजिए, आप लोग इनको बॉयकॉट करिए। ऐसा वाला कुछ सीन था वहाँ पे। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे विलेजेस में जाना शुरू करे अवध के, वहाँ के विलेजर्स से इन्होंने बात करा, उनके कंडीशन को इन्होंने समझा, उनके ग्रीवांसेस को समझा इन्होंने। अक्टूबर में क्या हुआ, जो औध किसान सभा सेटअप करी गई, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर भी लीडर्स थे। विद इन अ मंथ आप देखोगे 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई विलेज में, इसी रीजन के अराउंड में 300 ब्रांचेस इसी औध किसान सभा के। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब आगे आने वाले सालों में जब बिगिन हुआ ना, तो जो कांग्रेस के एफर्ट्स हैं इंटीग्रेट करने के कि अवध के जो पीजेंट जो स्ट्रगल चल रहे हैं उनको इसमें एसिमिलेट कर दिया जाए और इसको एक वाइड स्ट्रगल बनाया जाए, वहाँ पे गांधी जी सक्सेसफुल हो गए। जो पीजेंट्स मूवमेंट थी वो अलग अलग फॉर्म्स में डेवलप हो रही थी अंडर द कांग्रेस की लीडरशिप के अंडर में।
बट ऐसा नहीं था कि इससे सब लोग खुश थे। ऑब्वियस सी बात है, जो लैंडलॉर्ड होंगे वो भी इंडियंस ही हुआ करते थे, बट क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स से कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उससे कभी खुश नहीं। और आप देखोगे जैसे ही ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ ना 1921 में, जो हाउसेस थे तालुकदार्स के, मर्चेंट के, उस पर इन लोगों ने अटैक करा। जो और किसान सभा के जितने भी मेंबर्स थे उस पर इन्होंने अटैक करा। जितने भी उनके जो डेप्थ रिकॉर्ड होते हैं ना, एक फाइल में वो लोग रख के लिखते हैं, पेपर्स वगैरह वो फाइल में इंक्लूड करके लिखते हैं, सबको इन लोगों ने जला दिया। जितने भी बाजार थे उन सबको वहाँ पे लूट मार मच गई। जितने भी ग्रेन्स वगैरह थे उन लोग के घर में जो रिस्टोर करके रखा हुआ था उन लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है था तो इन लोग का, अब वो लोग खुद कब्जा करके बैठे हुए थे उन सारे ग्रेन्स पे, तो वो ग्रेन्स को भी ये लोग वापस लेकर के आए अपने घर में। बहुत सारे प्लेसेस में तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने अपने पीजेंट्स को बोला कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर करा है कि जब तक आप ये हटाओगे नहीं, ठीक है, हमारे पे जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे, हम वो टैक्सेस तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमारा जो लैंड है वो हमारे में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दो। और हमारे में नहीं, जितने भी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस टाइम पे सब में जो भी आपने लैंड को हथियार रखा है, आप उस सारे लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। लोकल लीडर के मन में था ऐसा कि हाँ गांधी जी ने ये डिक्लेयर करा है। उसके बाद आप देखोगे महात्मा जो नेम है महात्मा गांधी का, उनके नाम पे ही सारा का सारा स्ट्रगल होने लगा, बिकॉज गांधी जी ना एक बहुत ही पॉपुलर फिगर बन चुके थे अभी तक। तो अब क्योंकि वो वॉयलेंस नहीं चाहते थे और यहाँ पे हो रखा था वॉयलेंस ही, तो बट कोई बात नहीं, इन्होंने गांधी जी ने ऐसा कह रखा था कि जब तक आप तब तक कोई टैक्सेस मत दो, जब तक ये लोग आपका जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं तब तक। ये हो गया हमारे अवध के बारे में। अभी बात करते हैं ट्राइबल पीजेंट थे आंध्र प्रदेश, उसके बारे में हम बात करते हैं। आई डोंट नो वाई यहाँ पे पीजेंट्स को हर बार पीजेंट लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप इसको पीजेंट ही पढ़ना, ठीक है। सो अभी ट्राइबल पीजेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको क्लास 9th में जब मैं करवा रही थी, तो जो कॉलोनियलिज्म वाला चैप्टर था मैंने वहाँ पे बताया था कुछ फॉरेस्ट लॉज के बारे में, यहाँ पे उन बारे में देखेंगे। जो ये ट्राइबल पीजेंट्स थे ना, ये गुड्डेम हिल के आंध्र प्रदेश में, इन्होंने स्वराज का अलग ही अपने में मतलब निकाला। क्या हुआ यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट यहाँ पे स्प्रेड हुआ अर्ली 1920s में, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने ना बहुत ही लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट का था उसको बंद कर रखा था और लोगों को कहा था कि आप इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते हो। मैंने आपको फॉरेस्ट लॉज के बारे में बताया था कि उसमें क्या था, कैसा था, और उसमें मैंने ये बताया था कि जिस कोई बात नहीं, उन्होंने बंद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई काम वाम करवाना होता था तो कुछ कंसेशन मिल जाते थे कि चलो ठीक है ये रिजर्व वाला है, इसमें मत जाना, आप लोग इस वाले फॉरेस्ट से ले सकते हो। यहाँ पे वो भी नहीं था, यहाँ पे हर जगह से प्रिवेंट कर दिया था लोगों को कि आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते हो। तो लोगों को ना प्रॉब्लम आने लगी। सबसे पहले उनके कैटल कहाँ कहाँ ही जाएंगे ग्रेज करने, ठीक है। उसके बाद फ्यूल वुड, फ्रूट्स खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है वो मेनली ये जो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं उस पर ही डिपेंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो वो उनको वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही थी। इससे गुस्सा आया किसको, जो हिली एरियाज़ में जो पीपल रहते थे उनको, क्योंकि उनका बस लिवलीहुड ही नहीं अफेक्ट हो रहा था। उनको ये लगा कि बस इस वजह से हमारा लिवलीहुड ही नहीं, हमारे जो ट्रेडिशनल राइट हैं, जो हमारे एंशियंट टाइम से हमारे जो राइट्स चले आ रहे हैं यहाँ पे हमारे, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसके खिलाफ इन लोगों ने एक रिवॉल्ट टाइप का करा। जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि आप बेकार करिए, ठीक है, फॉर रोड बिल्डिंग, तो ये लोग ना, इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। एक पर्सन यहाँ पे आएगा जो इनको लीड करेगा, जिसका नाम होगा अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्लेम करेगा कि इसके पास है, ऑब्वियसली बात है ग्रेट पर्सनालिटी है, हमें इनके बोलना चाहिए, सॉरी माय बैड। तो इनके पास ये आके क्लेम करेंगे कि इनके पास है बहुत सारी सी स्पेशल पावर्स हैं इनके पास, इनको भगवान ने भेजा है और ये बहुत ही जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना वो ये कर सकते हैं, मतलब ये आपका फ्यूचर बता सकते हैं। ये आए हैं लोगों को हील करने के लिए, मतलब ऐसा इन्होंने कहा, ये क्लेम करते थे अपने बारे में कि मैं लोगों को हील करने के लिए आया हूँ। और क्योंकि मेरे पे इतने ज़्यादा बुलेट शॉट्स पड़े हैं उसके बाद भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आगे भी अगर मेरे पे कोई गोलियाँ वोले चला देगा उसके बाद भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अब ये सीताराम राजू की बात सुन के जो रेबल्स थे उन्होंने प्रोक्लेम करा कि वो इनकारनेशन ऑफ गॉड है, मतलब भगवान के ही अवतार है। मतलब अगर कोई सोचो इतना आके आज के ज़माने में बोल दे, तो जो इलिटरेट लोग हैं वो आज भी यही सोचेंगे कि हाँ चलो ठीक है, इससे पूछ लेते हैं हमारे फ्यूचर में क्या होगा। बहुत लोग बिलीव करते हैं आज भी इन सब चीज़ों पे, बट कोई बात नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं, जिसे करना है करता है, नहीं करना नहीं करता है।
बाय द वे आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो ये सीताराम राजू हैं वो बात करते थे ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि ये इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से। स्पेशली वो जो नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट लॉन्च करा था महात्मा गांधी ने, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और इन्होंने लोगों को फोर्स नहीं करा, लोगों को मोटिवेट करा, फोर्स करना नहीं बोलेंगे उसको। इन्होंने लोगों को मोटिवेट करा कि आप खादी पहनिए, खादी के जो क्लोथ्स होते हैं आप वो पहनिए, आप जो शराब वराब पी रहे हो आप उसको छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम उनको जो ये सीताराम राजू थे उनको ये पसंद नहीं था कि ये सारी चीज़ें नॉन वायलेंस पे हैं। ऐसा नहीं था कि वो मारपीट करना चाहते थे, बट इनको ये लगता था कि जो इंडिया तभी आज़ाद हो सकता है जब इसको फोर्स के थ्रू बाहर निकाला जाए अंग्रेज़ों को, नॉट थ्रू नॉन वायलेंस। इनको ऐसा लगता था। एक टाइम पे वो गांधी जी से इंस्पायर भी थे, एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि जो गांधी जी का जो ये प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का, ये इनको पसंद नहीं आता। बिकॉज इनको लगता था कि जो इंडिया को अगर आज़ाद करवाना है तो उसके लिए हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो गुड डैम हिल्स के जो ये रेबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस वगैरह पे अटैक करा, उन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी मार दिया, कुछ उन्होंने फिर बाद में गुरिल्ला वॉरफेयर खेला अपने स्वराज को अचीव करने के लिए। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग होता था। तो फॉर देम स्वराज का मतलब क्या था, हमें फॉरेस्ट में जाने की अनुमति दो, नहीं दोगे तो वो हमारे मतलब उसके खिलाफ है। ठीक है। तो फिर जब ब्रिटिशर्स को पता चला, हमारे ट्रेडिशनल राइट्स के खिलाफ है एक्चुअली, तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आया है ये काम कर रहा है, तो इन्होंने जो अल्लूरी सीताराम राजू थे इनको इन्होंने कैप्चर करा और इनको एग्जीक्यूट कर दिया बिना किसी रीज़न दिए। ऑफकोर्स रीज़न तो बहुत सारे थे उनके पास में, तो क्या ही देते वो रीज़न, क्योंकि साफ साफ ऊपर दिख रहा था कि तुम उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। ठीक है। तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सीताराम राजू को 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी वासी दे दी गई इनको। उसके बाद बहुत टाइम बाद तक भी ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो एक फोक हीरो बने रहे, मतलब लोगों के इंस्पिरेशन बने रहे। फिर बात करेंगे, देखो यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं, अगर कमेंट में आप बताना कि ये जो गुड डे मील्स ऑफ आंध्र प्रदेश वाला क्या सीन था, ये सबके बारे में डोंट वरी, आगे वीडियोस आ जाएंगी। बट यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया, जितना दिया उतना उससे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बात करते हैं अभी प्लांटेशन वर्कर इन असम के बारे में। यहाँ पे क्या सीन था, वर्कर्स ने यहाँ पे भी महात्मा गांधी का जो स्वराज वाला जो कॉल था उसको भी इन्होंने अलग ही वे में लिया। प्लांटेशन वर्कर जो थे असम में, उनके लिए क्या था स्वराज का मतलब कि फ्रीडम चाहिए उनको। क्यों? ताकि वो उनके पास वो फ्रीडम एंड राइट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है। उनको एक बंद एरिया में नहीं रखा जाए, वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकें, जो कि पहले नहीं कर सकते। गाइस एक मिनट, इससे पहले ना ये वाला एक्ट जान लेते हैं कि ये जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था ये क्या था। 1859 में ये एक्ट पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो ये ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत दूर दूर से, मतलब हमारे इंडिया को ही लेकर के आए थे, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से। ऑफकोर्स दैट टाइम कोई स्टेट वगैरह तो नहीं हुआ करता था, बट फिर भी अलग अलग एरियाज से, अलग अलग विलेजेस से लेकर के आए थे बहुत सारे से पीजेंट्स को, बहुत सारे से ऐसे लोगों को जो कि आके इनके टी प्लांटेशन में काम किया करते थे। प्रॉब्लम ये थी, इस एक्ट के तहत, ये जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 पास हुआ था, इसके तहत ये जो लोग थे ना वो बिना परमिशन के, ऑफ कोर्स वो गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकते थे, और परमिशन अगर लेने भी जाओगे तो भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक उनका काम पूरा नहीं होता था उनको परमिशन मिलता था नहीं, और बिना परमिशन के वो अलाउड नहीं थे कि वो अपने घर भी जा सकें। यही था इस एक्ट के अंदर में। तो जो ये प्लांटेशन वर्कर थे असम में, इनके लिए भी इन्होंने स्वराज का भी मतलब अपने में अलग से ही निकाला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हमसे काम करवा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो वो तो अलग ही है, लेकिन फिर भी हमें एटलीस्ट आने तो दो घर में। तो इनके लिए राइट टू मूव फ्रीली, कि वो आज़ाद होकर के, मतलब फ्री होकर के, फ्री माइंडसेट से फ्री होकर के, फ्रीडम के साथ वो घूम सकें और वो अपने विलेजेस में वापस जा सकें। आ जाएंगे वापस यहाँ पे काम करने, बट एटलीस्ट एक बार मिलने तो दो घर परिवार वालों से। ये लोग नहीं मिलने दिया करते थे। तो इसके अगेंस्ट में उसको ये लोग जो गार्डनर्स थे, जो ये पीजेंट्स थे, प्लांटर्स थे बेसिकली, जो लोग काम किया करते थे प्लांटेशन वर्कर्स असम में, उनको ये लोग एक एरिया में बंद करके रखते थे। ना खाना देना है ना पानी देना है, बस एक्सप्लॉइट करना है लोगों को, मतलब इन लोगों को। और जब इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डिफाइड करके प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ चले गए। उनको ये बिलीव था कि जो गांधी राज है वो आने वाला है और सभी को अपना अपना जो लैंड है उनके विलेजेस में, जो इन अंग्रेज़ों ने हथियार रखा है, वो वापस मिल जाएगा। ठीक है। बट हाउएवर वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर किसी के पास प्रॉब्लम है तो छोटी सी भी होप दोगे, कुछ भी आप क्लू दोगे तो उसके अंदर होप आ जाएगा। इतना सब हो रहा था तो उन्हें लगा कि हाँ पहले तो कभी हुआ है नहीं ये पैन इंडिया बेसिस पे, अभी हो रहा है, तो हो सकता है कि अब गांधी राज आएगा, अब हम आज़ाद हो जाएंगे और हमें जो हमारा लैंड है वो हमें वापस मिल जाएगा। कभी उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया बाय द वे। हाँ मतलब इतनी जल्दी तो नहीं पूरा हो पाया। और उसके बाद में जो रेलवे है,
उसके थ्रू ये लोग गए। एंड देन अगेन उधर से ब्रिटिशर्स का डिप्रेशन आया गंदा सा, और जब रेलवे के थ्रू जब ये लोग जाने लगे तो पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया और ब्रूटली इनको बहुत ज़्यादा मारा गया। ठीक है, तो जो ये विज़न था इन सारे मूवमेंट का, वो कभी भी कांग्रेस प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन किया हुआ नहीं था। मैंने अभी आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले कि जो स्वराज था, उन सब का स्वराज का मतलब सबके लिए अपना अलग अलग था। क्यों? क्योंकि सब लोग कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था। बट ऑन द अदर हैंड आप देखोगे दूसरी तरफ भी उनकी एक और भी थिंकिंग थी। जब भी जो ट्राइबल पीपल थे, जब वो महात्मा गांधी जी का नेम चैंट किया करते थे, और तो उन्होंने ना उन लोगों ने एक स्लोगन डिमांड करा था, स्लोगन को रेज़ करा था एंड डिमांड करा था स्वतंत्र भारत। तो जब वो लोग ये बोलते थे गांधी जी का नाम लेकर के स्वतंत्र भारत, तो वो इमोशनली अटैच होते थे पूरे ऑल इंडिया एजिटेशन से। ठीक है, जब भी वो लोग जब गांधी जी के नाम पे कोई एक्ट करते थे या फिर अपने मूवमेंट को वो जब कांग्रेस की मूवमेंट के साथ या फिर कांग्रेस के साथ जब जोड़ करके देखते थे, तो वो अपने आप को एक नॉट ओनली एक छोटा सा मूवमेंट बट एक बहुत बड़ा पैन इंडिया बेसिस पे एक मूवमेंट के तरह तौर पे देखते थे वो अपने आप के मूवमेंट को। ठीक है, जो जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, अभी बस इस वाले टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जो कि फेब 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, हम इस बारे में जानेंगे। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, आई थिंक सभी को पता होगा, जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी गांधी जी ने, तो इसको उन्होंने वापस से विड्रॉ भी कर ली थी। इसके क्या रीजंस थे, क्यों करा, इससे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेगी, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जानेंगे। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, सो वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट, कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, इतने फेमस टीचर का नंबर मिल रहा है और क्या चाहिए। सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। आप सर को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, बट बेटर होगा कि सर को व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि सर का ये पर्सनल नंबर है और यहाँ पे कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।